वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। मैं हूं दीपक सिंह और आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रोनॉमी लाइव टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर सेकंड। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको स्पेशली बोलना चाहूँगा कि आप जो शाम का क्लास है, सुबह की टाइम आपका 10:15 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका शाम का टाइम आप क्या रखना चाहते हो। 9 बजे थोड़ा सा लेट हो जाता है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, इसलिए 9 बजे का टाइम थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। ठीक है, 8 बजे या 7 बजे किया जाएगा या फिर 7:30 कर देते हैं। तो इसका मैं एक आपको क्विज भी डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप टाइम के बारे में ज़रूर बता देना, उस टाइम पर हम क्लास का टाइम चेंज कर देंगे। ठीक है, शाम की क्लास ये 9 बजे नहीं लगेगी, अब से क्लास थोड़ा सा चेंज किया जाएगा शाम की। सुबह क्लास यही टाइम रहेगा, शाम की क्लास का टाइम चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना 7 बजे, 7:30 बजे या फिर 8 बजे या 8:30 बजे। ठीक है, चारों टाइमिंग में से ही आपको एक कमेंट करना है कि सर जी इस टाइम सही रहेगा क्लास लेना। ठीक है, तो देखते हैं आपका क्या रेस्पॉन्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्लास का टाइम चेंज कर देंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डेली लाइव टेस्ट सीरीज अगर आपको देनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल आइकन आएगा, इसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियोस, सभी लाइव टेस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर लाइव टेस्ट अटेंड कर पाए। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि राजस्थान में चावल की खेती कौन से क्षेत्र में की जाती है। राजस्थान में चावल की खेती कौन से क्षेत्र में की जाती है, जल्दी से बताएंगे कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में या फिर पूर्वी अफ्रीका क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है यहाँ पर आपका राइट आंसर होना क्या चाहिए, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन बताइए। पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र में किसके बारे में पूछा गया है, चावल की खेती के बारे में आपको पूछा गया है। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि चावल की खेती करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि याद रखिए चावल की खेती करने के लिए क्या होता है कि खेत में पानी खड़ा रहना, मतलब पानी कुछ इसकी क्या होती है, मात्रा होनी आवश्यक होती है, पानी सूखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं खड़ा होना, मतलब इसके खेत में पानी खड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, मतलब ज़्यादा बरसात होती है। ठीक है, एक हिंट है, एक ट्रिक भी आप मान सकते हो, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर चावल की खेती आराम से हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपने देख लिए हैं, शायद आपने राइट आंसर भी दे दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, याद रखिएगा, जो राजस्थान का क्षेत्र है, जो राजस्थान का याद रखिए ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ पर क्या करते हैं हम, याद रखिए चावल की खेती करते हैं। और इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, ये होता है पूर्वी, ये होता है पश्चिमी, ये होता है उत्तरी और ये होता है दक्षिणी। तो इसे हम बोलेंगे, याद रखिएगा, क्या, दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, इसे हम बोलेंगे दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया है कि चावल की खेती मुख्यतः वहाँ पर ली जाती है जहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं हो या फिर बरसात अच्छी खासी हो। क्यों, क्योंकि याद रखिए चावल की खेत में पानी खड़ा रहना आवश्यक होता है। और अगर हम बात करते हैं इसकी जो जलमांग होती है ये कितनी होती है, तो इसकी जो जलमांग होती है, याद रखिए, ये होती है 900 से 2500 होती है। इसके बारे में याद रखिएगा, 900 से 2500 इसकी क्या होती है, जलमांग होती है, वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब जिसमें आपको पूछा गया कि निम्न में से दिवस निष्प्रभावी पौधा कौन सा है। दिवस निष्प्रभावी पौधा कौन सा है, कपास, गेहूं, मटर या फिर मूंग। जल्दी से राइट आंसर यहाँ पर कमेंट कीजिए। आपके सामने ऑप्शंस दे रखे हैं, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं कि निम्न में से कौन सा दिवस निष्प्रभावी पौधा है, कपास, गेहूं, मटर या फिर मूंग। तो यहाँ पर याद रखिएगा, पहले हम ये पॉइंट क्लियर करेंगे, दिवस निष्प्रभावी पौधा होता क्या है। याद रखिएगा, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिन पर क्या होता है, जो उनमें पुष्पन होता है। याद रखना है, जो यहाँ पर जो दिन का जो वैल्यू है, दिन का जो यहाँ पर मतलब है, वो केवल पुष्पन से है। अगर मान लीजिए कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं कि अगर उनमें पुष्पन होगा,
अगर उसमें फ्लावरिंग स्टेज आएगी तो फ्लावरिंग करने के लिए क्या होता है, उनको तापमान की आवश्यकता होती है या फिर प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको 14 घंटे से भी अधिक की आवश्यकता होती है, मतलब 14 घंटे से भी अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उनको तो हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। उनको तो हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं, याद रखिए, लॉन्ग डे प्लांट। जिनको 14 घंटे से भी अधिक, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्पन करने के लिए, याद रखिएगा, कि 14 घंटे से कम की आवश्यकता होती है, या फिर आप ऐसे मान सकते हो लगभग 12 घंटे मान लीजिए। ठीक है, 12 घंटे से भी कम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। अगर हम बात करेंगे इन दोनों के मध्य, मतलब ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, 12 से 14 घंटे के मध्य उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है पुष्पन करने के लिए, तो इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट। इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट या फिर मिड डे प्लांट भी बोल सकते हो। ठीक है, मिड मतलब इन दोनों का मध्य का, 12 से 14 घंटे की जिसको आवश्यकता होती है पुष्पन करने के लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे खासे से समझ आ गया है, तो अब आते हैं हमारे राइट आंसर की ओर कि दिवस निष्प्रभावी पौधे क्या होते हैं। अब दिवस निष्प्रभावी पौधे, याद रखिएगा, वो होते हैं, अब कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है कि प्रकाश 1 घंटे हो या फिर 14 घंटे हो या फिर 12 घंटे हो, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, और वे पौधे ही कहलाते हैं दिवस निष्प्रभावी पौधे, जिनको हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब दिवस निष्प्रभावी पौधे, दिवस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो कहलाते हैं दिवस निष्प्रभावी। और वो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है कपास। कौन सा है, कपास। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है। तो जल्दी से बताएंगे, काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, काफ़ी लाजवाब ये क्वेश्चन है, और आपको सभी को पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है। फर्स्ट सी, फर्स्ट बी, 3C या फिर 4th बी। क्या लगता है आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा क्या आपका? देखते हैं कितने यहाँ पर बता पाएंगे, जल्दी से बताइए। आपके आंसर का यहाँ पर वेट रहता है, तो थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा होता है। फर्स्ट सी, फर्स्ट बी, 3C या फिर 4th बी। तो यहाँ पर याद रखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा, तो इससे पहले आप एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर ले। थोड़ा सा पेन में, मार्कर में कोई दिक्कत हो रही है, शायद दिखता नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि राजस्थान में कितने जलवायु खंड है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, राजस्थान में याद रखिए 15 जलवायु खंड, सॉरी 10 खंड होते हैं, 10। राजस्थान में कितने जलवायु खंड होते हैं, याद रखिएगा 10 जलवायु खंड होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ भारत की, तो भारत में कृषि जलवायु खंड होते हैं 15। याद रखिएगा, भारत में होते हैं 15, राजस्थान में होते हैं 10। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों को आप एक साथ नोट डाउन कर ले कि राजस्थान में कृषि जलवायु खंड 10 होते हैं और भारत में कृषि जलवायु खंड 15 होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान में जितने जो जलवायु खंड है, मतलब 10 है, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा होता है फर्स्ट सी। और अगर मैं बात करूँ सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो जलवायु खंड होता है वो होता है 4th बी। सबसे छोटा होता है, याद रखिएगा 4th बी, और सबसे बड़ा होता है फर्स्ट सी। दोनों याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता क्या कहलाती है। पैदावार क्षमता क्या कहलाती है, जल्दी से बताएंगे। काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और इसको आपको कल या परसों की क्लास में आपको समझाया गया था, तो आई थिंक आपको आसानी से समझ आ गया था, और आप यहाँ पर आसानी से इसको बता भी पाओगे कि मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता क्या कहलाती है। मृदा उत्पादकता या फिर पोषण अवस्था क्या कहलाती है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। याद रखिएगा कि मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार क्षमता क्या कहलाती है। तो इसको अगर हम अच्छे से समझे, तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूँ कि मृदा की जो प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है, मतलब हमें मान लीजिए हमने गेहूँ फसल बोई है, ठीक है, तो उसकी पैदावार क्या मिल रही है, हमें दाने प्राप्त हो रहे हैं, गेहूँ प्राप्त हो रहे हैं लास्ट में। तो इन गेहूँ को बेच के ही तो हम इनकम जनरेट करेंगे, मतलब जो हमारी आय आएगी वो किससे आएगी, इन दानों को बेच के या फिर गेहूँ को बेच के ही आएगी। तो आप इसका मतलब क्या समझते हो,
याद रखिएगा, जो बेचने से जो आय प्राप्त होती है मतलब हमें रुपए प्राप्त हो रहे हैं, और रुपए किससे प्राप्त होते हैं, मतलब किससे प्राप्त होते हैं, किस में प्राप्त होते हैं, सॉरी किससे प्राप्त होते हैं, ये तो हमने जान लिया कि दानों से प्राप्त होते हैं, गेहूं से प्राप्त होते हैं, लेकिन किस में प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा मृदा उत्पादकता में प्राप्त होते हैं। जहां भी याद रखिएगा रुपए की अगर बात करेंगे तो रुपए की जब भी बात आए तो याद रखिएगा वहां पर मृदा उत्पादकता के बारे में पूछा गया है। रुपए की जहां पर बात आ जाए तो रुपए की बात आ गई तो याद रखिएगा मृदा उत्पादकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। वैसे यहाँ पर याद रखिएगा कि मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर आपको पूछता है कोई तो आप डायरेक्ट ये बता सकते हो कि मृदा की जैविक, भौतिक और रासायनिक शक्ति का योग ही मृदा उर्वरता कहलाता है। दोबारा से सुन लीजिए कि जब भी रुपए की अगर बात आ जाए क्वेश्चन में तो रुपए का मतलब होता है मृदा उत्पादकता से, रुपए का मतलब होता है मृदा उत्पादकता से। और अगर आपको पूछा था मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, सोइल फर्टिलिटी किसे कहते हैं, तो सोइल फर्टिलिटी याद रखिएगा मृदा की जैविक, भौतिक और रासायनिक शक्ति का योग ही क्या कहलाता है, मृदा उर्वरता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि कौन सी मृदा का पीएच 7 होता है। काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, और याद रखिए आप पीएच स्केल से संबंधित ये क्वेश्चन है। पीएच के बारे में भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिएगा कई बार आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो जल्दी से बताइए कि वो मृदा क्या कहलाती है जिसका पीएच 7 होता है। अम्लीय मृदा कहलाती है, उदासीन मृदा कहलाती है, लवणीय मृदा कहलाती है, फिर क्षारीय मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है, तो यहाँ पर याद रखिए अगर हम बात करते हैं पीएच स्केल, तो पीएच स्केल वैसे याद रखिएगा इसकी 14 तक होती है। 0 से 14 इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, वैल्यू होती है। तो इसमें क्या होता है याद रखिएगा बीच में क्या होता है, 7 होता है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि अगर मैं बात करूँ 0 से 7 जो वैल्यू आती है, मतलब 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए या फिर 5 आए, ठीक है, तो ये सभी क्या होती है, अम्लीय मतलब ऐसी मृदाएं जिनका पीएच अगर मान लीजिए 7 से कम है तो वो सभी मृदा याद रखिए अम्लीय मृदा कहलाती है। अगर हम बात करते हैं याद रखिए 7 से अधिक जिसका पीएच है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है क्षारीय मृदाएं। क्या कहलाती है, क्षारीय मृदाएं कहलाती है। यहाँ पर लिख देता हूँ, क्षारीय मृदाएं कहलाती है। ठीक है, लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जाए उतना ही काफ़ी होता है। आप अगर लिखना ही चाहो तो आप कॉपी ले लीजिए, वहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, अगर 7 से अधिक है तो उसे हम बोलेंगे क्षारीय मृदा, और अगर ऐसी कोई मृदा है जिसका पीएच केवल 7 है तब हम उसे बोलते हैं उदासीन मृदा। तो इसलिए इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, उदासीन मृदा हो जाएगा। आसानी से समझ आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो एक और बार दोबारा से समझा देता हूँ कि याद रखिए ऐसी मृदाएं जिनका 7 से कम होता है तो वो कहलाती है अम्लीय मृदाएं, जिनका 7 होता है वो कहलाती है याद रखिए उदासीन मृदाएं, जिनका 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक या 7 से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाती है, क्षारीय मृदाएं कहलाती है। लेकिन लवणीय मृदाएं क्या कहलाती है, तो लवणीय मृदाओं का पीएच याद रखिएगा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 7 से अधिक होता है लेकिन 8.5 से कम होता है। मतलब इसकी रेंज मान लीजिए कि 7 से 8.5, 7 से 8.5 होता है। लवणीय जो मृदाएं होती है उनका जो पीएच मान होता है 7 से 8.5 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जिसमें आपको पूछा गया है कि मृदा में वायु रंध्रावकाश का कुल कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो यहाँ पर याद रखिए वायु रंध्रावकाश का आपको पूछा गया है। वैसे यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि मृदा में मुख्यतः ये 4 होते हैं। ठीक है, वैसे समान मात्रा तो हम नहीं कह सकते, एक आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दे देता हूँ। क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है 25-25 होता है एक तो। ठीक है, वो एक क्या होता है, एक होता है 5%, बाकी कितना परसेंट है ये 45%। ये होता है 45, ये होता है 5%, ये होता है 25, ये होता है 25। ठीक है, अब ये आपको पहचानना है कि इनमें से वायु रंध्रावकाश कितना है, 25 या फिर 45% या फिर 5%, क्या है जो वायु होती है कितनी पाई जाती है। तो इसे अगर मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ याद रखिएगा तो यहाँ पर याद रखिए वायु होती है ये 25 होती है, जल भी होता है ये 25 होता है। जल और वायु दोनों ही 25-25 होते हैं। अगर हम बात करते हैं याद रखिए खनिज पदार्थ, तो जो खनिज पदार्थ होते हैं,
खनिज पदार्थ होते हैं 45%, सॉरी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, शायद ये खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है, और कार्बनिक पदार्थ 5% होते हैं। खनिज पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए, ऑर्गेनिक मैटर की अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है कि 5% बस इतना सा वैल्यू याद रखना। थोड़ा सा यहाँ पर अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा एक बार। कार्बनिक और खनिज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। वैसे खनिज, दोबारा से शायद मेरी अकॉर्डिंग याद रखिएगा कि जो 45% होता है और जो 5% होता है, ठीक है, तो इसमें खनिज पदार्थ आती क्या 45% होता है, और जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये केवल 5% होता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ केवल 5% होता है, जबकि खनिज पदार्थ 45% होता है। सारों पॉइंट क्लियर हो गए। दोबारा से देखा देता हूँ एक बार। ये आपका जो डायग्राम रहता है, ठीक है, इसमें से क्या होता है 25 तो वायु रहती है, 25 ही क्या होती है, जल होता है। अब इसमें से 5% क्या होता है, याद रखिए, ये होता है कार्बनिक पदार्थ, और ये जो 45% होता है ये होता है खनिज पदार्थ, ठीक है। क्लियर हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, थोड़ा सा फास्टली हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं कि राजस्थान में जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ उपलब्ध प्राप्त होता है। राजस्थान में जिप्सम सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिए, जालौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर नागौर। इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेंगे। जिप्सम सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो जिप्सम को सबसे ज़्यादा जो उत्पादन लिया जाता है, जो प्रोडक्शन लिया जाता है, वो लिया जाता है हनुमानगढ़ में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है, हनुमानगढ़ में लिया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है राजस्थान की जलवायु कौन सी है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु, तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की होती है, जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जल्दी से बताइए, शुष्क होती है, अर्धशुष्क होती है, शीतोष्ण होती है, समशीतोष्ण होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपको बस बताना है तो राइट आंसर। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर, कि राजस्थान की जलवायु कौन सी होती है, शुष्क, अर्धशुष्क, शीतोष्ण, समशीतोष्ण। तो यहाँ पर याद किया, अगर हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु, तो आपको देखा ही होगा जो पश्चिमी क्षेत्र होता है वो तो बिल्कुल शुष्क क्षेत्र होता है। लेकिन याद रखिए, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल राजस्थान की, तो याद रखिए अर्धशुष्क क्षेत्र होता है। जो यहाँ की जो जलवायु है राजस्थान की, ये होती है अर्धशुष्क। किस प्रकार की, अर्धशुष्क, सेमी एरिड, ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा कौन करती है। ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन या फिर O3। क्या लगता है कि O2 करती है, CO2 करती है, N2 करती है या फिर O3 करती है। मतलब जो पराबैंगनी किरणें आती है सूर्य से, इनकी रेडिएशन से हमें कौन बचाता है, हमें कौन प्रोटेक्ट करता है, जल्दी से बताएंगे। हिंट की अगर बात करूँ तो सूर्य के नीचे एक लेयर पाई जाती है, मतलब समताप मंडल में एक लेयर पाई जाती है, जो क्या करती है, पृथ्वी तक जो सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं इनको नहीं आने देती है, जो पराबैंगनी किरणें हैं इनको नहीं आने देती है, ठीक है। तो अब जल्दी से बताइए, ये समताप मंडल में ऐसी कौन सी परत है जो पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑक्सीजन होती है, मतलब O2 होती है, CO2 होती है, नाइट्रो होता है, N2 होती है, फिर O3 होती है। तो यहाँ पर याद रखिए, जो लेयर की अगर हम बात करते हैं लेयर की, तो ये होती है O3। O3 को हम बोलते हैं, याद रखिए क्या, ओजोन। ओजोन परत होती है, याद रखिए। O2 नहीं रोकती बल्कि O3 रोकती है। O3 को हम बोलते हैं ओजोन, O2 तो आप जानते ही हो ऑक्सीजन को बोलते हैं। तो O2 नहीं रोकती, O3 रोकती है। O3 क्या होती है, ओजोन होती है, ठीक है। ओजोन परत क्या होती है, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से आने से हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि सल्फर की आपूर्ति के लिए सस्ता पदार्थ कौन सा है। मतलब याद रखिए, ऐसा पदार्थ आपको पूछा गया है, ऐसा फर्टिलाइजर यहाँ पर आपको पूछा गया है, जिससे क्या होता है कि याद रखिएगा सल्फर मिल जाता है आराम से और वो सस्ता भी होता है। तो यहाँ पर पहचानिए, ऑप्शंस आपके सामने है कि जिप्सम होता है, सल्फर चूर्ण होता है, SSP होता है या फिर TSP होता है। SSP पे मतलब सिंगल सुपर फास्फेट, TSP का मतलब ट्रिपल सुपर फास्फेट। तो क्या लगता है आपको, इनमें से राइट आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा यहाँ पर फर्टिलाइज़र है जिससे क्या हो रहा है, सल्फर आसानी से मिल जा रहा है, और दूसरी बात है वो सस्ता भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। तो जल्दी से पहचानिए और राइट आंसर यहाँ पर क्लिक कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो जिप्सम होता है इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और साथ साथ सल्फर भी पाया जाता है और ये काफ़ी सस्ता भी होता है। देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ जिप्सम की तो याद रखिए इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और इसमें सल्फर भी पाया जाता है। अब कितना कितना होता है देख लेते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको उल्टा लिख लीजिए, मतलब इसमें सल्फर भी पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है, बात तो वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी ट्रिक बन जाएगी, बात तो वही है, लेकिन ऐसे अगर आप लिखोगे सल्फर कैल्शियम तो हमारी एक ट्रिक बन जाएगी। क्या? याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ जिप्सम तो 1829, डायरेक्ट आपको याद रखना है 1829 मतलब 18.6। अगर आप एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 18.6 और 29.2% कैल्शियम पाई जाती है। वैसे मैं यहाँ पर आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट ये याद रखिए 1829, ठीक है। इनको आप भूल जाइए पॉइंटों को, बस आप इतना सा याद रखिए कि 18% इसमें सल्फर पाई जाती है और 29 या मतलब 29% इसमें क्या होती है कैल्शियम पाई जाती है। इतना सा याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको नोट करवा देता हूँ कि जो जिप्सम होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जिप्सम का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। याद रहेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O। कैल्शियम और सल्फर दोनों की मात्रा पाई जाती है। सल्फर होता है 18%, कैल्शियम होता है 29%। आसानी से सभी पॉइंट यहाँ पर आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके अगले टेस्ट के साथ। जब तक अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन को दबा दीजिए और साथ साथ बेल आइकन मतलब घंटी को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी याद रखिए क्लास लगे तो नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से रहिए, घर पर रहिए, मास्क लगाइए, दूरी मेंटेन कीजिए, ठीक है। अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए, केवल क्लासें लीजिए घर पर बैठकर, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल है तो मोबाइल का पूरा यूज़ कीजिए, इंटरनेट का पूरा यूज़ करिए। शाम की क्लास के लिए भी इंटरनेट छोड़ना, ठीक है। इतना भी याद रखना, आपकी शाम की भी क्लास लगती है तो थोड़ा सा उसके लिए भी सेविंग करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक ले अच्छे से रहिएगा। और इसके साथ साथ ये कमेंट ज़रूर कर देना कि शाम की क्लास आप कितने बजे लेना चाहते हो, 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे या फिर 8:30 बजे, ठीक है। देखते हैं आपका टाइम क्या रहता है।